हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने 2.6 के शाब्दिक उदाहरण हल किए। उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम प्रश्न 6, 7 और 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा 2.6 का 6वां सवाल। सवाल ये है, श्री कासम निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं। एक व्यक्ति है श्री कासम, वो निश्चित संख्या में बर्तन बनाने का काम करते हैं। प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुने से 40 रुपए अधिक होता है। तो सवाल में ये शर्त दी गई है कि प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुने से 40 रुपए अधिक होता है। ओके, यदि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य 600 रुपए हो, एक दिन में जितने भी बर्तन बना रहे हैं उसका टोटल लागत मूल्य 600 रुपए है, तो प्रत्येक बर्तन की लागत, तो हमें प्रत्येक बर्तन यानी एक बर्तन बनाने में कितनी लागत लग रही है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, वो ज्ञात करना है। साथ ही साथ एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार शुरू करेंगे। क्या ज्ञात करना है हमें? एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात करो। तो माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x है। एक दिन में x बर्तन बनाए और सवाल में यह दिया है कि एक दिन में वो कुल कितने बर्तन बना रहे हैं? 600 रुपए के, यानी एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य 600 रुपए है। एक दिन में जितने भी बर्तन बना रहे हैं उसका पूरा लागत मूल्य कितना है? 600 रुपए। तो ये वाक्य भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ये सवाल में दिया है, एक दिन में बनाए गए बर्तनों की कुल लागत बराबर 600 रुपए। अब एक दिन में x बर्तन बना रहे हैं और वो x बर्तन बनाने का टोटल जो खर्च हो रहा है वो कितना है? 600 रुपए। राइट, इसका मतलब एक बर्तन बनाने में कितनी लागत लगेगी? इसलिए एक बर्तन बनाने में एक बर्तन बनाने की लागत, एक बर्तन बनाने की लागत बराबर, कैसे ज्ञात करेंगे इसको? क्या है हमारे पास? ये दो चीजें। एक दिन में टोटल कितने बर्तन बना रहे हैं? x। ये टोटल बर्तन x बनाने के लिए खर्च कितना हो रहा है? 600 रुपए। तो एक बर्तन बनाने के लिए कितना खर्च लगेगा? कैसे ज्ञात करेंगे उसको? जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं यहाँ पर। हमारे पास 50 कॉपी है और ये 50 कॉपी का कुल मूल्य 500 रुपए है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो संख्या है। हमारे पास कितने हैं कॉपी? 50, और उनकी कुल लागत कितनी है? 500 रुपए। तो एक कॉपी की कीमत कितनी हो जाएगी वो ज्ञात करने के लिए 500 रुपए में 50 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 10। राइट, तो एक कॉपी की कीमत 10 रुपए। तो एक चीज यानी अनेक से एक हमें ज्ञात करना है, तो वहां पर हम भाग देंगे। तो यहाँ पर भी बर्तनों की संख्या कितनी है? x, और उसकी कुल लागत कितनी है? 600 रुपए। तो एक बर्तन का कितना हो जाएगा? 600 बटे x। तो एक बर्तन बनाने की लागत बराबर 600 बटे x। जो टोटल मूल्य है उसमें हमने बर्तनों की संख्या से भाग दे दिया। तो ये 600 बटे x क्या आया? एक बर्तन बनाने की लागत।
ठीक है, 600 बटे x रुपए। अब शर्त क्या दिया है? प्रश्नानुसार देखिए यहां पे क्या दिया है, प्रत्येक बर्तन की लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के, प्रत्येक बर्तन की लागत मूल्य, तो प्रत्येक बर्तन की लागत मूल्य कितना, 600 बटे x, 600 बटे x, करेक्ट। एक बर्तन की लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या, तो बनाए गए बर्तन की संख्या कितनी है, x, बनाए गए बर्तनों की संख्या x के 10 गुने से 40 रुपए अधिक है। तो ये जो एक बर्तन की जो लागत मूल्य है वो कितना है, बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुने से 40 रुपए अधिक है। प्रत्येक बर्तन की लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुने से 40 रुपए अधिक होता है। तो ये उसी के अनुसार हमने अपना समीकरण बनाया। 600 बटे x मतलब एक बर्तन का लागत मूल्य, ये बराबर है किसके, टोटल बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुने से 40 रुपए अधिक। तो ये समीकरण बन गया। इसको अब हम आगे सरल करेंगे वर्ग समीकरण में रूपांतरित करके, ठीक है। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। 600 बटे x बराबर 10x धन 40। तो इसमें यहां बटे में x है, तो बटे में x को हटाने के लिए x से हम गुणा कर देंगे इस समीकरण में x से गुणा करने पर, ठीक है। तो जब हम यहां पर x से गुणा करेंगे, यहां पर अगर हम x से गुणा करेंगे तो x और x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 600, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 600 बराबर, इस पद में x से गुणा होगा तो 10x गुणे x क्या आ जाएगा, 10x स्क्वायर, प्लस 40 में x से गुणा होगा तो 40x, ठीक है। सबको एक साइड में ले लो, 10x स्क्वायर प्लस 40x, और ये 600 भी उधर जाएगा तो माइनस 600 बराबर 0। ये उधर जाएगा तो माइनस 600 हो जाएगा, तो मैंने पहले ये लिखा 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 बराबर 0। अब सब में 10 से भाग जा रहा है, तो इस समीकरण में 10 से भाग दे दो, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। 10 से भाग दे दिया तो ये प्राप्त हो गया हमें वर्ग समीकरण। इसको हम आसानी से गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। 60 के ऐसे 2 गुणनखंड ज्ञात करना है, जिसका घटाना क्या आएगा, 4। ये इसके आगे आप आसानी से कर सकते हो, बराबर। 60 के 2 गुणनखंड 10 छक 60, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4। यहाँ माइनस है तो मध्यम पद का जो चिन्ह होगा वो बड़े गुणनखंड का होगा, और ये माइनस, इसके आगे आप कर सकते हो, ठीक है। यह है अगला सवाल। किसी नदी में नाव से प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आने में प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं। ये वाक्य समझ में आया? क्या है ये वाक्य? किसी नदी में नाव से प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर जाकर, तो नदी में नाव से जाना है, 36 किलोमीटर जाकर वापस आना है। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि नदी के प्रवाह का वेग, राइट। तो माना नदी के प्रवाह का वेग बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे है। माना नदी के प्रवाह का वेग बराबर x है, इसलिए नदी के बराबर नदी के प्रवाह, तो जो नदी का जो प्रवाह है वो x
किलोमीटर प्रति घंटे है। तो नाव का वेग कितना होगा प्रवाह की दिशा में? यहाँ पे ये दिया है कि शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो अगर नाव जो है नदी के प्रवाह की दिशा में जा रही है, बराबर, तो नाव का वेग बढ़ जाएगा। नदी के प्रवाह की दिशा में जब हम जाते हैं तो वेग बढ़ जाता है। शांत जल में है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी के प्रवाह का वेग कितना है x, तो दोनों वेग जुड़ जाएगा। नाव का वेग और नदी के प्रवाह का वेग दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए दोनों का वेग जुड़ जाएगा और हो जाएगा x + 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो ये हो गया नदी के प्रवाह की दिशा में नाव का वेग। इसी प्रकार नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में, अब नाव जो है प्रवाह के विपरीत दिशा में जाएगी, तो नाव को आगे जाने से उसका प्रवाह जो है रोकेगा, यानी नाव का वेग थोड़ा कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा? क्योंकि शांत जल में नाव का वेग है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में नाव का वेग बराबर 12 - x किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, 12 - x। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये नदी के प्रवाह की दिशा में नाव का वेग और नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में नाव का वेग ज्ञात किया। यहाँ पे x + 12 और यहाँ पे 12 - x, बराबर। अब प्रश्न में दिया है कि कितनी दूरी तय करना है? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर जाना है और 36 किलोमीटर आना है। तो जाते समय 36 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, पहले हम वो ज्ञात करेंगे, राइट। क्योंकि टोटल समय 8 घंटे लग रहा है, जाने में और आने में दोनों मिलाकर समय कितना लग रहा है? 8 घंटे, राइट। तो जाने में पहले कितना समय लगेगा, फिर वापस आने में कितना समय लगेगा, ये दोनों समय हम अलग अलग ज्ञात करेंगे, फिर दोनों समय को जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल समय। आपको ये सूत्र पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे? समय। आपको ये सूत्र मालूम है, चाल बराबर दूरी बटे समय, हमें ज्ञात करना है समय। तो इस सूत्र से समय क्या लिख सकते हैं हम लोग? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय इधर आ जाएगा, चाल इधर है, दूरी बटे चाल हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हम समय ज्ञात करेंगे हमारे पास नदी के प्रवाह की दिशा में, पहले हम लोग समय ज्ञात करेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी कितनी है? 36। नदी के प्रवाह की दिशा में नाव का वेग कितना है? x + 12। x + 12, तो ये हो गया दूरी बटे चाल। क्या मिलेगा हमें? समय, राइट, जाते समय। ये समय हो गया। उसी प्रकार जब वापस आएंगे तो नाव का वेग कितना है विपरीत दिशा में? 12 - x, राइट। तो 12 - x जो है यहाँ पे हो जाएगा सूत्र, दूरी उतनी ही है 36 और नाव का वेग कितना है? 12 - x, दूरी बटे वेग यानी समय। ये दोनों समय मिलाकर हो गया कितना? 8 घंटे। इस समीकरण में हम 36 से भाग दे देंगे। इस समीकरण में 36 से भाग देंगे तो समीकरण इस प्रकार का हो जाएगा, 1/x + 12 है, इसको मैं
12 प्लस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे भी 36 से 36 कट जाएगा, भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1/12 माइनस एक्स बराबर 8/36। यहाँ 36 से भाग दिया तो 36 से 36 कट जाएगा, यहाँ पे भी 36 से अगर भाग होगा तो 36 से 36 कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1/x प्लस 12 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/12 माइनस एक्स, और यहाँ 36 से भाग होगा तो 8/36 बराबर। इसके बाद ये दोनों का तिर्यक गुणा हो जाएगा, 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स, इसका गुणा इसमें होगा तो 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स का गुणा 1 में होगा तो 12 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बराबर यहाँ पे 8/36। तो ये यहाँ पे काट भी सकते हैं हम लोग, 4 दूनी 8 और 4 9 36, 2/9। यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, 12 और 12 कितना हो गया, 24/12 का स्क्वायर कितना 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2/9। यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा, 144 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा 2 में होगा तो 288 बराबर 288 माइनस 2x स्क्वायर, 24 और 9 में होगा तो 9 4 36 कैरी 3, 9 2 18 एंड 3 216, तो माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 216 माइनस 288, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू, इसमें माइनस होगा तो 8 माइनस 6 2 और 8 माइनस 1 7, एक्स स्क्वायर ये माइनस आएगा यहाँ पे, तो दोनों साइड माइनस है निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 72/2, और इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 72/2 होता है 36, और x बराबर प्लस और माइनस 6, इसका मतलब x बराबर 6 या x बराबर -6। ठीक है, तो x का मान आ गया, तो हमारा आंसर हो गया। हमें क्या याद करना था, नाव का वेग, तो नाव का वेग होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यह है हमारा अगला सवाल, 8वां है, किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को निशु से 6 दिन अधिक लगते हैं, दोनों मिलकर वही काम 4 दिन में पूरा करते हैं। उस काम को पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे। मतलब पिंटू और निशु ये 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों कोई काम कर रहे हैं। तो जब काम से संबंधित इस प्रकार का सवाल आता है तो उस काम को हम लोग एक काम मानते हैं। काम कितना मानते हैं, एक काम, तो उसको एक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि उस काम को पूरा करने के लिए प्रत्येक को, यानी पिंटू को भी और निशु को भी कितने दिन लगेंगे। माना निशु को एक काम पूरा करने में लगे दिनों की संख्या बराबर x, इसलिए पिंटू को वही एक काम पूरा करने में लगे दिनों की संख्या बराबर x धन 6, क्योंकि पिंटू को 6 दिन अधिक लगते हैं निशु से, 6 दिन अधिक। निशु को x दिन लग रहे हैं तो पिंटू को कितना दिन लगेगा, x धन 6। अब
इसलिए पूरा काम करने में x दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, इसलिए निशु द्वारा x दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम, 1/x, बराबर। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, x दिनों में कितना काम कर रहे हैं, x दिन में कितना काम, पूरा एक काम, इसलिए एक दिन में कितना, 1/x, ठीक है। अनेक से एक में जाएंगे तो हम भाग देते हैं, राइट। इसी प्रकार पिंटू द्वारा तथा पिंटू द्वारा ये x धन 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1/x धन 6 इतना काम करेगा। तो एक दिन में निशु जो है 1/x काम कर रहा है और पिंटू जो है एक दिन में 1/x धन 6 काम कर रहे हैं। अगर इन दोनों को, निशु और पिंटू को, एक दिन में जितना काम कर रहे हैं दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, फिर दोनों के द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया, ठीक है। ये दोनों को मिला देते हैं क्योंकि एक दिन में ये इतना काम कर रहे हैं और पिंटू जो है एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, दोनों जोड़कर कितना काम करेंगे एक दिन में वो हम लिखेंगे। इसलिए दोनों के द्वारा, मतलब पिंटू तथा किया गया काम बराबर 1/x निशु कर रहे हैं और पिंटू 1/x धन 6, दोनों मिलके एक दिन में इतना काम करेंगे। परंतु अगर हम प्रश्न पढ़ रहे हैं तो उस प्रश्न में यह दिया गया है दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में करते हैं, प्रश्न में यह दिया है। तो जब दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4। परंतु दोनों करते हैं, इसलिए दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य या काम बराबर 1/4। दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4, ठीक है। अब इस वाक्य को देखो और इस वाक्य को देखो, ये क्या है, दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम, और ये भी क्या है, दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम, तो दोनों बराबर है। प्रश्नानुसार एक बटे एक्स धन 1/x धन 6 बराबर 1/4, ये समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगा, x धन 6, x का गुणा 1 में करेंगे तो x अपॉन x का गुणा x धन 6 में x² धन 6x बराबर 1/4। फिर अब 1x और 1x हो जाएगा 2x 1x और 1x 2x धन 6 बटे x² धन 6x बराबर 1/4। अब फिर से यहाँ पे तिर्यक गुणा, 4x² धन 6 का गुणा 1 में करेंगे तो x² धन 6x बराबर 4 का गुणा इसमें 4 दूनी 8x और 4 छक 24, x²
धन 6x माइनस 8x माइनस 24 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। तो ये आ गया हमारा वर्ग समीकरण। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। इसका जो अंतिम पद है वो है 24। 24 कैसे दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जिसका घटाना 2 आएगा। तो 24 कैसे कौन से दो गुणनखंड होते हैं, 6 चौक 24, 6 और 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 2 बराबर। तो आप लोग हल कर सकते हो। इसके आगे हमने सीखा है गुणनखंड विधि, उसी तरीके से इसको हल करना है।